नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 8, जिसका विषय है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियो हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिन प्रतिदिन जो अपलोड किए जा रहे हैं वो आपको समय पर प्राप्त हो सके और उचित समय पर इनका लाभ प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप और मित्रों के साथ इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आज की हमारी यूनिट है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो सबसे पहले देखते हैं, जो हमने अभी देखा यूनिट का नाम एसएमसी, तो इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो आरटीई एक्ट 2009 की धारा 21 भाग 1 के तहत कक्षा 1 से 8 तक के लिए समस्त स्कूलों, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे उच्च प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन से अधिनियम के तहत? तो अधिनियम है आरटीई एक्ट 2009 और इस नियम की धारा है 21। उस इस धारा का जो भाग है 1। और किन कक्षाओं के लिए एसएमसी कार्य करती है? तो जवाब है कक्षा 1 से 8। चाहे वो उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, लेकिन वहाँ कक्षा 1 से 8 तक के लिए ही एसएमसी का गठन किया जाता है। और 9 से 12 की जो कक्षाएं हैं वो एसडीएमसी वहाँ गठित होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में है आदर्श विद्यालय योजना। समन्वित विद्यालय योजना के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 21 जनवरी 2015 के अनुसार प्रत्येक आदर्श या समन्वित विद्यालयों में 2 प्रकार की प्रबंधन समितियां होती है। तो मित्रों, जो मैं ऊपर चर्चा कर रहा था वही बात यहाँ पर मैंने नोट्स में भी स्पष्ट की है। और किस आदेश के तहत हुई है? तो यह है 21 जनवरी 2015। तो इस आदेश के तहत 2 प्रकार की समितियां हैं, जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ी कि कक्षा 1 से 8 एसएमसी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हिंदी में क्या कहते हैं, सब पढ़ चुके हैं। और दूसरी जो समिति है वो है कक्षा 9 से 12, जिसको हम कहते हैं एसडीएमसी। और इसकी स्कूल फुल फॉर्म है स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग आपको अच्छी तरह याद रखनी है, COMMITTEE कमेटी। और हिंदी में इसको कहते हैं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए एसडीएमसी का एक अतिरिक्त छोटा सा वीडियो बनाया गया है और वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ याद रखना है, कक्षा 1 से 8 के लिए एसएमसी कार्य करती है और कक्षा 9 से 12 के लिए एसडीएमसी कार्य करती है। दोनों ही समितियाँ विद्यालय की दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम देखें, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के अध्याय 2 की धारा 3, 4 व 5 की अनुपालना में एसएमसी का गठन किया गया है। तो मित्रों, कन्फ्यूजिंग है। ऊपर हमने पढ़ा आरटीई एक्ट 2009 धारा 21 भाग 1, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं आरटीई नियमावली 2011 धारा 2 और भाग 3, 4 व 5। तो मित्रों, कंफ्यूज नहीं होना है, वो धारा राष्ट्रीय स्तर की धारा है। सबसे पहले जो आरटीई के नियम हैं वो नेशनल स्तर पर लागू हुए, फिर सभी राज्यों ने इसको अपने अपने स्तर पर लागू किया। तो राजस्थान में ये जो आरटीई का नियमावली है वो 2011 में बनी, इसलिए इसकी जो धाराएं हैं, इसके जो अध्याय हैं वो भी अलग हैं। तो दोनों याद रखना आपको परीक्षा में, चाहे नेशनल स्तर वाला पूछे चाहे राज्य स्तर वाला, दोनों तैयार रहना है अपन को। आगे है, मैंने लिख भी दिया, आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा जो अधिनियम है, जिसको हम 2010 कहते हैं, वो लागू 29 मार्च 2011 को हुआ था। ये हम अलग से, हमारा टॉपिक आरटीई 2009, उसमें भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन इसके साथ ये संबंध रखता है, इसलिए इसे याद रखना है कि 2010 इसका नाम है और लागू ये 29 मार्च 2011 को हुआ। उसके बाद हम बात करें
तो एसएमसी के अंतर्गत दो तरह की सभाएं आती है। यहाँ से एसएमसी के महत्वपूर्ण नोट्स चालू होते हैं कि एसएमसी जो है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है, उसके अंतर्गत उसके अधीन उसको दो तरह की सभाओं में बांटा गया है। तो पहली का नाम है साधारण समिति या सभा और दूसरी का नाम है कार्यकारिणी समिति। दोनों को विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण सभा। तो साधारण सभा के सदस्यों की बात करते हैं सबसे पहले कि संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता अथवा संरक्षक। तो इस साधारण सभा के वे प्रत्येक माता पिता या माता पिता नहीं होने की स्थिति में बालक के संरक्षक सदस्य होंगे जिनके बालक उस विद्यालय में पढ़ रहे हों, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस विद्यालय के एसएमसी की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, प्रबोधक वगैरह जो भी हैं, वो भी इस साधारण सभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद सदस्यों की बात करें तो संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, नगर पालिका पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच व निर्वाचित मनोनीत सदस्य। स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स कर सकते हैं कि साधारण सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो जिस कार्य क्षेत्र में विद्यालय जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें यदि ये व्यक्ति हैं, निवास कर रहे हैं, तो वो भी एसएमसी की साधारण सभा के सदस्य होंगे। तो ये हो गई सदस्यों की बात। उसके बाद हम बात करते हैं अध्यक्ष। कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष ही साधारण सभा का अध्यक्ष होता है। हमने पढ़ा एसएमसी के अधीन दो तरह की समितियां होती हैं, साधारण समिति और कार्यकारिणी समिति। तो आगे हम कार्यकारिणी समिति को पढ़ेंगे, तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो ही साधारण सभा का अध्यक्ष होता है। और इसका जो चुनाव है वो कार्यकारिणी समिति में चयनित अभिभावकों में से होता है। तो कार्यकारिणी में जो सदस्य चयनित होंगे साधारण सभा से ही उनको चुना जाता है, उन्हीं में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं उपाध्यक्ष की। तो उपाध्यक्ष भी सेम प्रोसेस से चयनित होता है। इसका चयन भी अध्यक्ष ही चयन प्रक्रिया के समान ही होता है। अर्थात जो कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य हैं उन्हीं में से उन सदस्यों के द्वारा एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो सेम प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि ये जो साधारण सभा के जो सदस्य हैं इनकी सदस्यता समाप्ति पर, कि इनकी सदस्यता समाप्ति कब होगी? मृत्यु होने पर। यानी कोई व्यक्ति साधारण सभा का सदस्य है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो स्वतः ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। दूसरी शर्त है त्याग पत्र देने पर, यदि वो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, या विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ देने पर माता पिता या संरक्षक की। यदि कोई विद्यार्थी है वो पिछले सत्र में उस विद्यालय में पढ़ रहा था या फिर नेक्स्ट सत्र में या उसी सत्र में वो अपना टीसी स्थानांतरण पत्र लेके अन्यत्र पढ़ने लगा है, तो उस विद्यार्थी के माता पिता या संरक्षक की सदस्यता भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं रहने पर, अभी हमने पढ़ा कि जो निर्वाचित सदस्य हैं, जैसे कोई जिला पार्षद है और वो निवास करता है लेकिन वो अब निर्वाचित नहीं रहा, तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये निम्नलिखित बिंदु हैं जो हमें बताते हैं कि साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता किन किन स्थितियों में समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं साधारण सभा की बैठक के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें आयोजित होती हैं। याद रखना है, क्योंकि विद्यालयों का जो सत्र आरंभ है वो जुलाई से होता है। तो जुलाई से मार्च तक कितनी बैठक आयोजित होती है? 3 माह में एक बैठक, यानी प्रत्येक 3 माह में एक बैठक का आयोजन होता है। तो 9 माह में ये तीनों बैठक आयोजित हो जाती हैं। और यदि आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष सचिव द्वारा कभी भी आयोजन किया जा सकता है। तो आवश्यकता पड़ने पर, ये जरूरी नहीं है कि बैठक 3 माह में ही हो
यदि अध्यक्ष और सचिव चाहे तो इस बैठक का आयोजन पूर्व में भी हो सकता है। तो ये थी हमारी बैठक कि कितने समय में इसका आयोजन होता है। उसके बाद हम कोरम की बात करते हैं। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, यानी बैठक आयोजित करने के लिए कितने सदस्य आवश्यक हैं, उसको हम कहते हैं कोरम। तो कम से कम कुल सदस्य संख्या का 25% होना चाहिए और कोरम के अभाव में बैठक स्थगन, यानी यदि साधारण सभा के कुल सदस्यों का 25% सदस्य सभा में उपस्थित नहीं है तो उस सभा को स्थगित कर दिया जाता है। वह आगामी 7 दिनों में पुनः बैठक आयोजित होगी, यानी 7 दिन बाद उस बैठक को आयोजित किया जाएगा और उसमें गणपूर्ति जो भी है, जो कमी रह गई थी उसको हम पूरा करेंगे और जो चर्चा हम बैठक में करने वाले थे उसी चर्चा को हम 7 दिन बाद जो बैठक आयोजित होगी उसमें वहाँ पर करते हैं। अब हम बात करते हैं बैठक की सूचना। तो जो बैठक हम आयोजित करेंगे तो बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व प्रदान की जाती है। सभी सदस्यों को हम बैठक के 4 दिन पहले ही सूचित करेंगे कि इस तारीख को हमारे साधारण सभा की बैठक है। अत्यावश्यक बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व, और जैसे हमने ऊपर चर्चा की कि सचिव और अध्यक्ष पूर्व में भी बैठक आयोजित कर सकता है तो उसकी सूचना हम 2 दिन पूर्व भी दे सकते हैं। तो ये थी हमारी साधारण सभा। तो साधारण सभा से संबंधित सारे बिंदु यहाँ हमने पढ़े हैं, अच्छी तरह से समझा है। उसके बाद में हम दूसरी जो समिति है जिसका नाम है कार्यकारिणी समिति, उसकी चर्चा करते हैं। तो साधारण सभा में से ही 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होती है ताकि समिति का कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो मित्रों, साधारण सभा एक बड़ी सभा है, इसलिए एक व्यवस्थित तरीके से सभा की या कार्यकारिणी की जो कार्य रेखा है, रूपरेखा, उसको सुचालित करने के लिए उन्हीं में से एक 16 सदस्यीय समिति बनाई जाती है, उसे ही हम कार्यकारिणी समिति कहते हैं। 16 सदस्यों में से जो हमने 16 सदस्य लिए हैं साधारण सभा से, उनमें से 3/4 अर्थात 75%, तो 75% का मतलब है 16 में से लगभग 11 माता पिता या जो संरक्षक हैं वो होंगे। यानी इन 16 सदस्यों में से 75% जिनकी संख्या में हम बात करें तो लगभग 11 होंगे, वो संरक्षक या माता पिता में से होंगे। और जो 5 बच रहे हैं वो 5 सदस्य पदेन मनोनीत व्यक्ति होंगे। पदेन का मतलब होता है जो किसी दूसरे पद पर रहते हुए इस समिति में कार्य करता है। तो इस तरह से 11 + 5, 11 अभिभावकों में से और 5 अन्य व्यक्ति होंगे। कुल मिलाकर इस तरह से इसमें 16 सदस्य होते हैं। इन 16 सदस्यों में से 50% संख्या की बात करें तो 8 महिला सदस्य होती है। तो कार्यकारिणी समिति में 50% महिलाओं का होना आवश्यक है। ये जरूरी है कि उस समिति में 50% महिलाएं हों। इन सभी का चयन, निर्वाचन, मनोनयन नियम 12 की सारणी के अनुसार किया जाएगा। तो आरटीई की जो नियमावली है, जिसमें हम एसएमसी की बात करें तो उसकी नियम 12 की जो नियमावली है, सारणी है, उसके अनुसार इन सभी का चयन किया जाता है। कार्यकारिणी में माता पिता संरक्षक का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने पर 14 अगस्त से पूर्व साधारण सभा द्वारा किया जाता है। तो मित्रों, प्रत्येक वर्ष विद्यालय का नामांकन घटता बढ़ता रहता है, नए विद्यार्थी आते हैं, पुराने जाते हैं। तो विद्यार्थी बदलेंगे तो उनके माता पिता और संरक्षक भी आवश्यक रूप से बदलेंगे। तो हर सत्र में जो 14 अगस्त है उस तक नामांकन प्रक्रिया यदि पूर्ण हो जाती है तो नए जो अभिभावक हैं उनमें से इनका चयन साधारण सभा द्वारा कर लिया जाता है। तो तारीख याद रखनी है, 14 अगस्त से पूर्व। कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल की बात करें तो जो कार्यकारिणी समिति, उसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष, निर्वाचित या मनोनीत सदस्यों का जब तक वे मनोनीत हैं। यानी इन दो प्रकार के सदस्यों की बात करें तो वो ही नियम लागू होगा। यदि ये अब मनोनीत नहीं रहे हैं तो 2 वर्ष से पूर्व भी इनकी सदस्यता या कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि सुचारू रूप से समिति कार्य कर रही है तो उसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष।
बैठक की बात करें तो जैसे साधारण सभा की जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें आयोजित होती थी, तो कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन प्रत्येक माह की अमावस्या को होगा, यानी हर माह की जो अमावस्या है उसको बैठक का आयोजन होगा। और अवकाश रहने पर बैठक अगले कार्य दिवस को, कार्य दिवस का मतलब है मान लीजिए अमावस्या का कोई अवकाश है या छुट्टी है और उसके दूसरे दिन भी अवकाश है, तो हम अगले दिन नहीं कह सकते, उसको कहेंगे अगले कार्य दिवस, यानी जब भी विद्यालय ओपन होगा तो उस बैठक का आयोजन किया जा सकेगा। सचिव द्वारा कम से कम 4 दिन पूर्व लिखित में सूचना और अत्यावश्यक होने पर 2 दिन, ये सेम है। साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाती है और ज़्यादा आवश्यक हो तो ये सूचना 2 दिन पूर्व भी दी जा सकती है। बैठक विवादों का निपटारा ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, यानी बैठक में विचार विमर्श के दौरान यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका जो निस्तारण है वो ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी करेगा। यदि वहाँ भी इसका निपटारा नहीं होता है तो उसका निपटारा होगा जिला शिक्षा अधिकारी, और ये निपटारा करने वाला अंतिम अधिकारी होता है। ये नहीं कि इससे भी यदि कोई विवाद नहीं निपटता है तो राज्य स्तर पर भेजा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो निर्णय है जिला शिक्षा अधिकारी का वो सर्वमान्य होगा। उसके बाद में कोरम की बात करें, बैठक आयोजित करने के लिए सदस्य संख्या की बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 यानी 33% होना आवश्यक है। मान लीजिए हम किसी एजेंडे पर बात कर रहे हैं और उस एजेंडे पर हमें मतों की आवश्यकता है और यदि बैठक में मत बराबर आ गए हैं तो जो अध्यक्ष है वो निर्णायक मत देगा, वो जिसके पक्ष में मत देगा वो विजयी होगा, वो ही रूपरेखा विद्यालय में लागू होगी। इस तरह से ये कोरम था 33%, निर्णायक मत कौन देगा, अध्यक्ष। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। और यहाँ भी हम सदस्यता समाप्ति की बात करें तो कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर, 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, यानी कोई सदस्य यदि लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित है तो कार्यकारिणी समिति से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर, विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ देने पर, यदि वो विद्यालय छोड़ देता है, जो हमने साधारण सभा में पढ़ा, तो उस संरक्षक या माता पिता की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ हमने साधारण सभा देखी और कार्यकारिणी सभा देखी, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का कोरम अलग अलग है और दोनों की जो सूचना देने की प्रक्रिया वो सेम है। सदस्यता संख्या, बैठक की जो तारीख है, तिथि है, वो भी अलग है। तो दोनों को अच्छी तरह से हमें याद रखना है। एसएमसी के कोष की बात करें तो एसएमसी के अधीन 2 कोष रहते हैं विद्यालय के, एक तो विकास कोष और एक परिचालन कोष। विकास से संबंधित जो राशि है विकास कोष में, और जो परिचालन राशि है जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में प्रदान की जाती है वो इस कोष में आती है। इन कोषों का एक एक बैंक अकाउंट होता है, तो उस बैंक अकाउंट में यदि कोई लेन देन करना हो तो उस लेन देन के लिए अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से लेन देन कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि अध्यक्ष अभिभावकों में से ही एक होता है, सचिव कौन होता है वो हम आगे देखेंगे। तो जब तक दोनों के हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक हम लेन देन नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं एसएमसी के कार्य। तो एसएमसी के कार्य हैं 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों का विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना। दूसरा है मिड डे मील पर निगरानी रखना, विद्यालयी आय व्यय का लेखा जोखा रखना। ये सारे के सारे एसएमसी के कार्य हैं। विद्यालयी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना, यानी पेयजल, शौचालय, सफाई, भवन आदि से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त रखना भी एसएमसी के अधीन ही आता है। विद्यालय विकास हेतु विकास योजना तैयार करना, और इसका जो उल्लेख है वो आरटीई एक्ट 2009 की धारा 22 के अनुसार 3 वर्षीय योजना बनती है। और राजस्थान के संदर्भ में इसकी बात करें तो आरटीई राजस्थान 2011 के नियम 5 में विकास योजना का उल्लेख। तो दोनों जो धाराएं हैं आरटीई 9 में तो ये धारा 22 है और आरटीई 2011 राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इसका उल्लेख 5 में है। अब हम बात करते हैं समिति का गठन। तो हम अभी देखे थे कि एक सचिव होता है, तो इसका जो सचिव है
वो कौन होता है वो यहीं देख लेते हैं। तो एसएमसी का जो सचिव होता है वो होता है प्रधानाध्यापक, यानी जिस विद्यालय की एसएमसी की हम बात कर रहे हैं उसका जो प्रधानाध्यापक होगा या प्राचार्य होगा वो उस एसएमसी का सचिव होगा, और अध्यक्ष जो होता है वो अभिभावकों में से होता है। तो यहाँ हमने कार्य देखे। तो हम अभी जो बात कर रहे थे उस समिति के गठन के 16 सदस्य कौन कौन हैं, कौन कौन से इनका पद है। तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 11 सदस्य, कम से कम इनमें 6 महिलाएं होंगी, और इन 11 सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति का व एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित होगा। तो यहाँ हम 11 जो सदस्य हैं वो ही हैं, यहाँ तक ये 11 ही हैं, क्योंकि इन 11 में से एक अध्यक्ष होगा, इन 11 में से एक उपाध्यक्ष होगा, और इन 11 में से कम 6 महिलाएं होंगी, और इन 11 सदस्यों में से ये ध्यान रखना है जितना संभव हो सके यदि है तो एक सदस्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से होगा। तो ये 11 हो गए। उसके बाद में एक पदेन सदस्य, वो वार्ड पंच या पार्षद, यानी जिस वार्ड में या जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है उस वार्ड का जो पंच है, और यदि वो नगर पालिका है तो उस वार्ड का जो पार्षद है वो पदेन इसका सदस्य होगा। एक पदेन सदस्य सचिव जो प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य होगा। ये हमने ऊपर देख भी लिया है कि जो एसएमसी का जो सदस्य है वो विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, और यदि किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक कार्यरत नहीं है तो वरिष्ठतम अध्यापक इसका सचिव होगा। फिर एक पद निर्वाचित अध्यापक होगा, 2 मनोनीत व्यक्ति जो एमएलए द्वारा नामित होंगे जिनमें कम से कम एक महिला होगी। इन 2 में से जो एमएलए नियुक्त करेगा, मनोनीत करेगा, इनमें से कम एक महिला होगी, और प्राथमिकता उस वार्ड के व्यक्ति को जिसमें विद्यालय स्थित है। तो इन 2 व्यक्तियों के मनोनयन में प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिस विद्यालय में विद्यालय स्थित है, जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है। तो अब देखते हैं 16 सदस्य, 11 हमने देखा सदस्य, फिर एक उस वार्ड का पार्षद, एक मनोनीत अध्यापक, एक सचिव यानी प्रधानाचार्य, और 2 एमएलए द्वारा नियुक्त व्यक्ति। इस तरह से कुल मिलाकर ये 16 हो गए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 11 सदस्यों में से ही होता है। कन्फ्यूज ना हो कि आप सोचें कि 2 वो 11 ये इस तरह से आपके 18 हो जाएंगे, तो गलत है, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अलग से नहीं होते, ये जो 11 सदस्य हैं इन्हीं में से होते हैं। तो मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो एसएमसी। इसी में एक समिति और थी एसडीएमसी, उसका हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और दोनों में कन्फ्यूज ना हो, इसलिए उसको अलग से हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके जो प्रश्न हो वो भी कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि कुछ छूट जाए तो उसका आपको कमेंट के माध्यम से जवाब दे दिया जाए। तो मित्रों, आपका अगेन धन्यवाद।